हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार हिस्ट्री टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 8 दिसंबर 2019 में जो पेपर हुआ था सीटेट का पेपर सेकंड पेपर का पूरे 150 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें। अगर आपने सीटेट की तैयारी पहले से नहीं शुरू किया हो, अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं 2-4 दिन में ही सीटेट की तैयारी और सीटेट को कम समय में क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो सीटेट क्वालिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है दोस्तों कि आप सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर को आप लोग हल कर लीजिए। तो दोस्तों, इसको ध्यान में रखते हुए हमने जो है 2019 में जो पेपर हुआ था सीटेट का पूरा वो फर्स्ट पेपर हुआ था, उस 7 जुलाई को एक हुआ था दोस्तों और एक हमारा 8 दिसंबर को हुआ था। दोनों पेपर का डिस्कशन हमने कर लिया है और वो वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है, आप लोग उसको जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद आज हम लोग करेंगे दोस्तों पेपर सेकंड का डिस्कशन। इस वीडियो का जो है दोस्तों पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्या करिएगा, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले जाएंगे तो समझ लीजिए कि आप सीटेट आराम से क्वालिफाई कर ले जाएंगे। अगर उसको क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद आप पेपर को डाउनलोड करने के बाद वहाँ से मिलाइएगा, अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो एक बार दोबारा वीडियो देखिएगा तो वहाँ से आपका क्वेश्चन जो है बनना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू कर देंगे। दोस्तों, इसके पहले हमारा एक और थोड़ा सा एडवाइस है कि ये वीडियो जो हमारी होगी बहुत फास्ट खत्म होगी, क्योंकि 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं तो 150 क्वेश्चन कंप्लीट करने में काफ़ी समय लगते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कम करेंगे तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह बताते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। मतलब इसको किस अवस्था पर दर्शाता है कि एक बच्चा टिफिन नहीं लाया तो दूसरे को टिफिन करा रहा है, ठीक है, दूसरे दिन वो बच्चा नहीं लाया तो फिर उसको टिफिन करा रहा है। तो ये हमारा किस सिद्धांत को, हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत को अभिविन्यास करता है। तो इसका सिद्धांत अगर आप लोग देखेंगे सही से हो जाएगा आदान प्रदान परंपरागत। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ठीक दोस्तों, अगर देखा जाए तो लॉरेंस कोहलबर्ग हमारा थोड़ा लंबा सा प्रोसेस है तो उसको हम लोग किसी दूसरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज सिर्फ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, थोड़ा फास्टली खत्म करेंगे। आगे देखिए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाले प्रारंभिक विषयों के बारे में जन सामान्य अवधारणाओं को क्या कहते हैं। दोस्तों इसमें लोग कंफ्यूज होंगे, जेंडर विभेदीकरण और जेंडर रूढ़वादिताएं। ठीक है, जब भेदभाव करेंगे, जब से आदमी का प्रत्यक्ष रूप से भेदभाव होगा तो उसको विभेदीकरण कहते हैं, और लेकिन जब अवधारणाएं व्यक्त किया जाएंगे उसको जेंडर रूढ़वादिता कहते हैं या जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक, इन दोनों में आप लोग अंतर समझिएगा, बहुत कन्फ्यूजन करता है दोस्तों। इसमें आप गलती कर देंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लिखा गया है, हाल ही में पाठ्यक्रम में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माँ साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यह कदम दोस्तों जेंडर विभेदीकरण को, जेंडर जो पक्षपात है उसको क्या करता है, समाप्त करता है। मतलब जेंडर में जो रूढ़वादिता है उसको समाप्त करता है। देखिए चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्थापित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। तो देखिए वाइगोत्स्की किसी के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, जो है वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो हमारा बच्चा होता है वो समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है। इनके अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, इसके फोल्डिंग। इनका एक हमारा सिद्धांत था जिसमें ये दिए थे जेटवेडी का सिद्धांत, इसके फोल्डिंग सिद्धांत, कई सिद्धांत है। तो किसी दिन हम लोग वाइगोत्स्की का जब वीडियो करेंगे दोस्तों इसको हम आराम से पढ़ लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब इनके सभी सिद्धांत हैं दोस्तों, कई हैं।
चलो आगे देखते हैं दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। अगर जीन पियाजे के देखा जाए तो किस अवधि में होता है दोस्तों, ये हमारा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अब बता दीजिए जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दिया है। पहला हमारा दिए थे इंद्रिय जनित अवस्था, जिसमें 0 से 2 वर्ष। उसके बाद हमारा 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर 11 से जो है अधिक हमारा क्या हो जाएगा, जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारा क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं के तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। अब देखिए, कहीं भी अगर आपको सामाजिक संस्कृति मिल जाएगा तो उसका आंसर तुरंत हो जाएंगे लेव वाइगोत्स्की। ठीक है दोस्तों, कहीं भी आपको सामाजिक संस्कृति मिल जाएगी तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, लेव वाइगोत्स्की। चलो भाई आगे देखते हैं, हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6-8 शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए बताइए, कक्षा में क्या करना चाहिए। तो आंसर देख लेते हैं। ऐसी देखिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर यही सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं। तो अगर एक हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं बुद्धि हमारे 8 प्रकार की होती है दोस्तों। इनके अनुसार अगर देखा जाए तो किसी वीडियो हम लोग डिस्कशन करेंगे इनके बारे में। तो अगर इनके अनुसार देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो ये पहला गलत हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा हमारा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैटर्न खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता होती है, जिनके अंदर बहुविध सिद्धांत की क्षमता होती है। आगे देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। वह प्रक्रिया जिनके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं। इसके बारे में आप लोग जानते हैं, कर ले जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा क्या, सामाजिकरण। आगे देखिए, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अगर देखा जाए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया है दोस्तों। और जो है बच्चा आनुवंशिक रूप से अगर अच्छा पैदा होगा लेकिन उसको जो है वातावरण नहीं मिल पाएगा तो वो बच्चा ठीक से डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो दोनों का एक दूसरे से क्या रहता है, जटिल संबंध रहता है, दोनों एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। आगे देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या है, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप से दोहराया जाता है, या विद्यार्थियों के शिक्षक के निर्देशानुसार विद्यार्थी द्वारा ज्ञान का अनुश्रवण किया जाता है। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 12 है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। अब सतत एवं अगर हमारा देखा जाए समग्र मूल्यांकन में केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलात्मक आकलन, ना तो संरचनात्मक और ना ही संकलात्मक आकलन, विविध प्रकार के रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों के से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामी रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए। मतलब जैसे एक जो है कुछ जैसे नहीं होता है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों के जो है जो परिवार के बच्चे आते हैं, उनके यहाँ मम्मी पापा नहीं पढ़े होते तो उनको वो लोग डिमोटिवेट फील करते हैं। उनके लिए उनको आप कैसे मोटिवेशन देंगे, इसका ये आपको आंसर देना है। देखिए
पहला देखिए, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा कर देना चाहिए। क्या अनदेखा कर देना चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करना चाहिए। भैया वो तो खुद ही दबे हैं, उनको और क्यों दबा रहे हैं। आगे देखिए, शिक्षार्थी को पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह देनी चाहिए। नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाए। क्या? विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। हमारा हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुरूप सीखने की क्षमता रखते हैं। यही हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा सभी गलत हो जाएंगे। आगे देखिए, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है? एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों के पहचानने में कठिनाई, नियम स्तरीय शब्दावली कौशल, पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो ये निम्नलिखित ये किसकी सूचक, किस प्रकार का बच्चा है आपको बताना है। तो ये हमारा जो बच्चा हो जाएगा दोस्तों, अधिगम आसक्तता वाला विद्यार्थी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए भैया, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। ठीक है, अब देखिए पहला हमारा आंसर क्या है कि आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा रटने पर बल नहीं देना। भैया ये हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे देखिए, विद्यार्थियों को दिशा निर्देश देने के लिए एक निश्चित तरीकों का प्रयोग करना। ये हमारा डाउट है, कुछ हो सकता है। ठीक, 100% नहीं। आगे देख लिए, अत्यधिक लिखित कार्य एवं गृह कार्य देना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ज़्यादा गृह कार्य नहीं दे सकते हैं। आगे देखिए, चौथा, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम को सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। यह हमारा ऑप्शन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थी को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो सृजनात्मक विद्यार्थी को जो प्रोत्साहित कर सकती है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। दोस्तों वीडियो थोड़ा फास्ट चल रही होगी क्योंकि हमको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है और वीडियो को लंबा नहीं करना है, तो इसीलिए हम थोड़ा वीडियो को फास्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित हेतु परीक्षणों की संख्या बढ़ाना, या बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, या निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधिका को अपनाना, या विषय वस्तु तथा बच्चों के संतुष्ट कुशलम क्षेत्र एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार करना। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा। चलो भैया देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? क्या हो जाएगा दोस्तों? समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, या क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर बल देना, या प्रतिक्रिया निर्माण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, या साधन साध्य विश्लेषण समस्या समाधान को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर दोस्तों। क्या? साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। देखिए दोस्तों, इसमें जितने भी हम आपको आंसर बता रहे हैं सभी भी आंसर हमारे एकदम परफेक्ट हैं। किसी भी आंसर पर अगर डाउट हो तो आप, अगर कोई भी आंसर आपको लगे हम गलत बताएं, तो आप इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप करके जो है इसका कंप्लेंट कर सकते हैं। हाँ सर, आपने ये इस नंबर को सही बताया था, हम उसका आपको एक्सप्लेनेशन कर करके एक एक पॉइंट समझाएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आया है। चलो भैया देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? देखिए दिया है क्या? नहीं है। तो अब देख लीजिए, इसका हमारा अगर सभी लोग ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, दोहराने की प्रवृत्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि दिया गया है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों से किस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। देखिए, उनको कक्षा से बाहर जाने के लिए कहा करके, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, उनसे बात करके तथा उनकी अभिरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, या उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट दे करके। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों।
कि उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि जानने का कारण जानने की कोशिश करके। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान जो है ज्ञान की संरचना के लिए आवश्यक है। देखा जाए हमारा 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में साधारणभूत सिद्धांत की रचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला देखिए कि संवाद के द्वारा बच्चों को इन धारणाओं को चुनौती देना चाहिए, बच्चों के इन विचारों को खारिज कर देना चाहिए, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, या बच्चों के इन विचारों के लिए डांटना चाहिए। तो हमारा अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। चलो भैया हम देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा गया, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। तो संज्ञान एवं संवेग जो हमारा होते हैं वो द्विदिशीय होते हैं, या दोनों के बीच में एक पारस्परिक क्रिया होती है कि क्योंकि अगर हमारा संज्ञान मतलब अगर आप संवेग में मतलब गुस्से में आते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। चलो भैया आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का संवेगी स्वास्थ्य, शिक्षण शास्त्रीय रणनीतियाँ, या शिक्षार्थी का सॉरी दोस्तों सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, मतलब सभी जो है प्रभावित करते हैं शिक्षण अधिगम को। अगर देखा जाए आगे क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार बार बार अभ्यास करना, पुरस्कार एवं दंड, उद्यापन एवं प्रतिक्रिया में संबंध। इसका हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो दोस्तों, सेकंड नहीं, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये वाला आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। चलो आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है, जब एक विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि में संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है, क्या होती है बताइए। तो ऐसे संबंध में यह अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होता है, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना होता है, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना होता है, या अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना होता है। तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास करना सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, बाल्यावस्था की अवधारणा निम्न में से क्या अभिप्राय है, मतलब क्या बाल्यावस्था में होती है। देखिए यह विभिन्न संस्कृतियों के संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है, या दूसरा देखिए समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनना होता है, और चौथा देखिए यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। बाल्यावस्था की अवधारणा से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। चलो हम देखते हैं आगे 29 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, निम्न में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी से गति से होता है, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, या बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, या अधिगम मुख्य रूप से संवेदी चालक गतिविधियों द्वारा गठित होता है। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए। तो बच्चे तार्किक एवं देखिए मध्य बाल्यावस्था में क्या हो जाएगा कि बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, ऑप्शन नंबर 3 का इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा आ जाएगा CDP बाल विकास का सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की कौन सी एजेंसियां हैं। आप लोग जानते हैं प्राथमिक एजेंसी परिवार एवं पास पड़ोस होता है, द्वितीयक एजेंसी होता है स्कूल, और समाचार पत्र हमारे क्या होते हैं द्वितीय एजेंसी होते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, हमारा देख लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग गणित और विज्ञान के क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन देख लेते हैं, और सामाजिक के इसके क्वेश्चन हम लोग दूसरी वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों हम लोग कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन, तो देख लेते हैं हमारा सामाजिक अध्ययन कहाँ है।
चलिए दोस्तों देख लेते हैं किधर है सामाजिक अध्ययन आपका। ये हाँ दोस्तों, ये आ गया आपका सामाजिक अध्ययन। तो देखिए आपका पार्ट 3 है सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज। दोस्तों सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा फास्टली इसको खत्म करेंगे दोस्तों, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि लंबा वीडियो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। देखिए लिखा गया 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रासोत पर्वत है? हिमालय, अल्पेशियन, यूराल, वासजेस पर्वत। तो दोस्तों ये वासजेस पर्वत है, ये कहाँ पर है दोस्तों? यूरोप की राइन घाटी में स्थित जो पर्वत है उसी को कहते हैं हम दोस्तों क्या? भ्रासोत पर्वत। ठीक, आगे देख लीजिए हमारा क्या है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है? पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। बिल्कुल सही बात है भैया। आगे देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने एक अक्ष पर चक्कर लगा लेता है। बिल्कुल सही है। तो बताइए सही है कि नहीं सही है? कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी दोनों सही है। बी सही व्याख्या करता है ये कि इसका आंसर आप लोग जान जाएंगे नहीं, आसानी क्वेश्चन है। आगे देख लीजिए हमारा क्या है 32 नंबर क्वेश्चन कि कायांतरित सेल के बारे में नीचे दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए सही विकल्प का चयन करना बताइए। पहला देखिए ऑप्शन लिखा गया है कि अग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव से कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। आगे देखिए कायांतरित सेल उच्च ताप एवं और ताप और दाब में पिघल पर द्रवित मैग्मा में बनाते हैं। सही है। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। सही है। हमारा इसका ABC आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलो देखो भैया देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने के बाद जल जाते हैं? तो मध्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल। अगर देखा जाए इसका आंसर तो जब से वो मध्यमंडल में आते हैं दोस्तों वो जल जाते हैं। अच्छा मंडल कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, इसके बाद आयन मंडल, इसके बाद हमारा होता है बहिर्मंडल। आपको मंडल का नाम तो याद होना चाहिए दोस्तों। जो क्षोभ मंडल में होता है वो हमारा क्या होता है, इसमें हमारा जो वातावरण मतलब जो हमारे जितनी बादल या मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं जो हमारा कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में नहीं, इसमें नहीं होता मौसम संबंधी घटनाएं। तो जो हमारा जहाज उड़ते हैं, एरोप्लेन उड़ती हैं, वो कहाँ किस मंडल में उड़ती हैं? क्वेश्चन बनता है आपसे, पूछा जाएगा। तो कहाँ पर? ये समताप मंडल में उड़ेंगे। देखिए लिखा गया है ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से या हमारा घरों के पास बनावट से, एक छोटे से घर के पौधे रखने का कृत्रिम सहायता से, ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। तो हमारा देखा जाए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर हमारा 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखें आप लोग तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ऋतु प्रवास लोगों के आवागमन से जुड़ा है दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? अस्थायी पवनों के संबंध में कथन A और B पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये पवनें वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती हैं। बिल्कुल सही है। आगे देख लीजिए कि पश्चिम से पूर्व की ओर इनके पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण है। बिल्कुल सही है। तो इसका A और B दोनों सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए हमारा 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ब्राजील एवं कंपास के वेनेजुला लानोस का उदाहरण है। क्या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या टुंड्रा वनस्पति या उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या वनस्पति सागरी भूमध्य सागरी वनस्पति। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। चलो भैया आगे देखते हैं हमारा 38 नंबर क्वेश्चन क्या है। 38 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है जलवायु के संबंध में कथन A और P पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है? जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। क्या ये सही हो जाएगा आंसर? ठीक है, गलत हो जाएगा। जलवायु नहीं, मौसम डेली बदलता है। जलवायु दोस्तों जो हमारा 6 महीने साल भर तक एक ही प्रकार से हमारा एटमॉस्फेयर बनाता है उसे जलवायु कहते हैं। आगे देखिए किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्च पर निर्भर करती है, दोनों गलत हो जाएगा। तो हमारा इसका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दिए गए लक्षणों A और B को आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान की है।
ठीक है, तो क्या है दोस्तों, दिया है यह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा का स्रोत तब नियुक्त होती है जब अपेक्षाकृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो इसका हमारा आंसर देखो, इन चारों में से देखा जाए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, सीधा मैटर है। आप लोग ऐसे कर ले जाएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का मैत्री शोध संस्थान कहाँ पर है? आप लोग जानते हैं कहाँ पर है, अंटार्कटिका, गंगोत्री, मैत्री ये सब कहाँ पर है, अंटार्कटिका पर है। ये कब स्थापित किया गया था? अगर देखा जाए तो 1984 में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलो भैया आगे देखो, आगे देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा फास्टली चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं आपको बताना है। तो अब देखिए हमारा क्या है, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, बिल्कुल सही है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, बिल्कुल सही है। ये विभिन्न प्रकार के भू परिवेश में निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही है। सभी खनिज आधातिक होते हैं भैया, ये कैसा कोई बात है, गलत है। तो जो गलत है उसी को बताना है, तो चौथा वाला हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा सही। तो सभी प्रकार के जो खनिज होते हैं वो आधातिक नहीं धात्विक भी होते हैं दोस्तों, तो इसका हमारा चौथा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्या मिलान करना है दोस्तों, आपको आंसर बताना है। देखिए दिया गया है नर्मदा नदी घाटी, ठीक है दोस्तों। तो नर्मदा नदी घाटी, वज्जी, गारो पहाड़ियाँ, गंगा घाटी, सिंधु और उसकी नदियाँ, तो इसका मिलान हमको इधर दिया गया है दाएं पक्ष में करना है। तो दोस्तों देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी जो हो जाएगा ये आखेट और संग्रहण के लिए हमारा जानी जाती है, ठीक। और वज्जी घाटी जो देखा जाएगा तो वो आरंभिक गणतंत्र और आखेट के लिए आरंभिक गणतंत्र के लिए जानी जाती है, ठीक। और गारो की पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि, ठीक। इसके बाद हमारा देखा जाएगा आगे, देखिए 3 हमारे मिल गया तो हम मिला लेंगे। तो हमारा देखिए ए का ऑप्शन नंबर सेकंड, ये हमारा देखिए पहला, हमारा तीसरा वाला ऑप्शन मिल रहा है, ए का ऑप्शन सेकंड, बी का ऑप्शन फर्स्ट, हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए हमारा दिया है 43 नंबर क्वेश्चन कि नीचे दिए गए कथनों ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों का और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। चलो भैया क्या क्या दिए गए हैं देख लेते हैं हम 43 नंबर क्वेश्चन का। तो हमारा देखा जाए कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों शासक का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है, बिल्कुल गलत, ठीक है। बी वाला देखा जाए कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है, तो हमारा बी वाला सही आंसर हो जाएगा। तो ए वाला गलत हो जाएगा, बी वाला सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो देख लेते हैं भैया, थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लग रहा हो बोर हो रहे हैं तो वीडियो को क्या कर दीजिए, कुछ समय के लिए इसको रोक दीजिए, पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा टहल करके आइए, वीडियो को देखिए उसके बाद दोस्तों। चलो हम लोग देखते हैं आगे हमारा क्या 44 नंबर क्वेश्चन क्या है। नीचे 2 कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। चलो भैया के देखते हैं क्या है भारतीय कला के संदर्भ में, ठीक है। तो क्या देखिए दिया गया है कि कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों ने नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। तो इसमें से कुछ तो सही है लेकिन पूरा सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे देखा जाए राष्ट्रवादी विचारकों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड तो पूरा सही आंसर हो जाएगा। तो अगर अब हम देखें हमारा 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये ए भी सही है लेकिन पूरा 100% इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा बी के बारे में। ए और बी सही है किंतु जो है ए की सही व्याख्या बी नहीं कर पा रहा है, मतलब ये बी जो है सही व्याख्या ए की नहीं कर पा रहा है दोस्तों। चलो आगे देख लेते हैं हमारा 45 नंबर क्वेश्चन क्या देखो दोस्तों। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना गया है। प्राथमिक स्रोत किसे माना गया, देखिए कांगड़ा शैली का चित्रांकन, गिरिराज शैली का चित्रांकन, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश शैली का चित्रकला। आगे देख लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है कि ब्रिटिश शासन काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, कैसे पढ़ाया जाता था। सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस की लेकर साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, वार्षिक परीक्षा के समय मूल्यांकन के लिए। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देख लीजिए हम देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या है।
कि नीचे दिए गए कथन ए और बी 18वीं और 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में हैं। क्या है? कथन ए लिखा गया है कि हमारा 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। ऐसी कोई बात नहीं है वो दोस्तों, गलत है। आगे देख लीजिए, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय का एक अलग राष्ट्र था। ये हमारा सही है, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ए गलत है किंतु बी सही है। दोस्तों इसका एक्सप्लेन हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो को बहुत जल्दी खत्म करने के लिए हम आपको फटाफट आंसर बताते हुए चल रहे हैं। BCE का मतलब होता है, देखो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। BCE का आंसर हो जाएगा आपका बिफोर कॉमन इरा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए कि आज यह कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र में पुरास्थल पर जो हमारे शुतुरमुर्गों के साक्ष्य, अंडों के साक्ष्य मिले हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ठीक है, तो अगर देखा जाए हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ दोस्तों, तो ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, बिल्कुल सही है। जंगलों का विनाश हो गया, बिल्कुल सही है। पूरे सभ्यता में बाढ़ आ गई, ऐसी कोई बात तो हमको नहीं लगता है। या संभावित नदियाँ सूख गई, हमारा हो सकता है। तो इसका ABC वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। ABD आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाए। सेकंड वाला दोस्तों, ये वाला आंसर सही हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए हमारा 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, तो महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, लोग बुद्ध को भगवान मानने लगे और बुद्ध की मूर्ति या प्रतिमाएं बनाने शुरू हो गई थी, तो इसी को हम महायान कहते हैं। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन हमारा कहा गया है खलजी लिखा गया दोस्तों, ये खिलजी है। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। अब 52 नंबर क्वेश्चन का देखें तो हमारा क्या आंसर सही हो जाएगा। उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा, या गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया, या दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, या अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्या दिल्ली से बंगाल मतलब कितना दूरी था, दोनों को बीच जो है एक साथ नियंत्रण करना जो है आसान नहीं था। चलो भैया अगले देख लेते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। जनजातीय क्षेत्र लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों, दिया है गलत है। ठीक है, तो गलत क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा आंसर इसका। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। ठीक है, हो सकता है सही आंसर। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है दोस्तों, जनजातीय लोग पढ़े नहीं होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 ही से गलत होगा, वही जो आंसर गलत होगा उसी को बताना सही। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, यही हमारा जो है ऑप्शन नंबर है जो है फर्स्ट सही हो जाएगा, सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों के ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जाए। हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, या हमारा हो जाएगा 2 प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, या हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, या जनता को मतदान करने का अधिकार। हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्या कि जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, क्योंकि जनता ही निर्णय करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा। आगे देखिए भारत में किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है, तो आप लोग जानते हैं इसका नाम है लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। आगे देखिए भारत में अपील प्रणाली या पौर्णवादिक प्रणाली किसे कहते हैं। ठीक है, तो न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, या न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, या राज्य कार्यपालिका का सर्वोच्च अपीली प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, या निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए हमारा 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है।
ठीक है। अब देखिए क्या है, यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है। यहाँ कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। इस पठार की अधिकतम इस पठार के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ महानदी और कृष्णा है। तो महानदी और कृष्णा दोस्तों इसके पूर्व में बहती है, पश्चिम में नहीं बहती। हमारा इसका यही ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? क्या सही है दोस्तों, इसका आंसर बताइए। तो अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए हमारा इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यही एक ऐसा देश है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं आपस में, तीनों रेखाएं जो हैं गुजरती किससे? अफ्रीका महाद्वीप से। चलो भैया 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवेश करती हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका, इसलिए वहाँ पर वर्षा होती है। चलो 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? ठीक है, तो किसे कहा गया? स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, या सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना, या सैन्य बल ना रखना ताकि उन पर जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च ना किया जा सके। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए हमारा 62 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1997 में भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देशन की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न में से बचाए रखने के लिए किया है। तो किस यौन उत्पीड़न से बचाए रखने के लिए किया है दोस्तों? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कार्यस्थलों पर जो यौन उत्पीड़न होता है एट वर्क प्लेस, उनको बचाए रखने के लिए हमारा 1997 में ये हमारा निर्देश जारी किया गया था। आगे देख लेते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत के एक राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? ठीक है, एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो अगर देखा जाए इसका हमारा हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो केंद्र सरकार हो जाएगा दोस्तों। वैसे तो होता है हमारा केंद्र सरकार नहीं होगा, राज्य के संसद हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, संसद के सदस्य हो जाएंगे, लेकिन संसद अगर दिया रहता तो हो जाता, राष्ट्रपति के होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा हो जाएगा सही देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति जो है सबसे बेस्ट माना जाता है, लेकिन यहाँ दिया तीसरा, तो हमारा तीसरा सही आंसर होगा। आगे देखिए लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो इसका नगर निगम वार्ड काउंसलर जो हमारा होता है प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बसु के निर्देश क्या हैं? ठीक है, डी.के. बसु के निर्देश क्या है दोस्तों? अगर देखा जाए तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, बच्चों को हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश, या गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि बच्चों से जो हानिकारक रोजगार करते हैं उससे बचाव के लिए निर्देश। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, हो जाएगा कि वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? ठीक, किसके अधिकारों को स्वीकारता है? तो जो अनुसूचित जनजातियां हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स हैं, इनके अधिकारों को हमारा स्वीकारता है वन अधिकार कानून 2006। द्वितीय स्रोत का उदाहरण है, क्या द्वितीय स्रोत का उदाहरण है बताइए? तो जनगणना रिपोर्ट 2011 जो हमारा है ये द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। सही दोस्तों, इसका द्वितीय स्रोत का उदाहरण हमारा ये नहीं हो जाएगा दोस्तों। इसका दोस्तों देखिए थोड़ा सा इसमें, हाँ इसका जो हमारा हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा अति पिछड़ी जातियाँ भी सही हो सकती हैं दोस्तों। अनुसूचित जातियों के अलावा अति पिछड़ी जातियाँ भी सही हो सकती हैं ये। और हमारा देखा जाए 67 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि द्वितीय स्रोत का उदाहरण क्या हो जाएगा कि हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी का इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारा यही द्वितीय स्रोत का उदाहरण हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, विचार करना है आपको। तो लिखा गया है परीक्षाएं तंत्र दिया गया है दोस्तों, परीक्षाएं तंत्र की सुविधा से निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत परिस्थिति के लिए सही है। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करने के लिए करेगा, ये सही है। तो ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ठीक है,
सॉरी दोस्तों, इसका क्वेश्चन हमारा था ये 68 नंबर। हाँ ठीक है, चलो देख लेते हैं आगे हमारा 69 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। क्या है कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापक और अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शिक्षार्थियों के प्रति प्रतिस्पर्धा, सभी तत्व समाज में जो निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना। यही हमारा सेकंड आंसर इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा 70 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक विज्ञान क्या में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, पाठ्य स्तरीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना, या शिक्षार्थियों को वर्गीकृत एवं चिन्हित करने के लिए, या शिक्षार्थियों के बीच पारस्परिक विभेदों को जानने के लिए, या शिक्षार्थियों की प्रतिपुष्टि देना तथा मानक के लिए मानक स्थापित करना, जिनको पाने के लिए भी प्रयासरत हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लें, 71 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी कौशल उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले हमारा देखा जाए, फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को जो ला सकती हैं। आगे देखिए दूसरा, फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने के लिए शक्ति प्रेरित करती हैं। या फिल्में ऐसी, अगर तीसरी वाला देखा जाए तो फिल्में ऐसी कहानियाँ और संबोधों की छवियों को समझ लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। आगे देखिए चौथा देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, ये हमारा सही हो सकता है। ठीक है, ये हमारा सही हो सकता है। ये देखिए चौथा देख लेते हैं, फिल्म एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से, यार वस्तुनिष्ठ माध्यम नहीं हो सकता। ABC इसका सही आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं हमारा 72 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन है। आगे देख लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, मानचित्र के एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, चिरकाल से उत्तर को तथा सदा सभी सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भों को मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया है। गलत है। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है। बिल्कुल नहीं है, 2 आयामी साधन है। विद्यार्थियों के समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक समय सहायक अवधारणा। गलत है। तो हमारा इसका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं हमारा 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए, क्या करना चाहिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन कथन देखिए कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इरादतन जानबूझकर सुस्पष्ट शामिल करें। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, कक्षा में शिक्षार्थियों एवं उनके निजी पारिवारिक व्यवहारों को चिन्हित करना, संदर्भ को चिन्हित नहीं करना चाहिए दोस्तों। ठीक, गलत हो जाएगा। आगे देख लीजिए, सेकंड हमारा है, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरण एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए और सी सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सेकंड वाला देखें, सी नहीं दोस्तों, सेकंड वाला आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। तो देखा जाए तो हमारा 74 का कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कहा गया 4 कथन कहा गया, चारों में से कौन सा सही होगा। किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, क्या ये सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए हमारा सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए कि हमारा एक कालक्रमिक रूपरेखा देखने के लिए, या शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए, गलत हो जाएगा। तो ABC इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलो हम देखते हैं आज 75 नंबर क्वेश्चन। दिया गया दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया, यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ सुस्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना। हमारा 75 का ए वाला हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा देखिए, विविध प्रकार, तो ये वाला हमारा दोस्तों हो जाएगा सही। दूसरा दिया है हमारा, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना, गलत हो जाएगा। मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों
को उत्पन्न करना सही हो जाएगा। या कक्षा में बच्चों के दौरान टेक्सटाइल स्पर्श करने वाली संपत्तियों को शामिल करना हमारा सही हो जाएगा। तो ACD आंसर सही हो जाएगा, बी वाला आंसर हमारा हो जाएगा गलत। अब देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा है कि सामाजिक विज्ञान के प्रशिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार कीजिए। चलो ठीक है, देखते हैं क्या विचार है। क्या दिया गया, यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, सही है। आगे देख लिए, यह विद्यार्थियों द्वारा को खोजी बना सकता है, सही है। सी देखिए, यह स्वरूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, गलत है। और ऑप्शन डी देख लेते हैं कि यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों को आधार मानती है। तो ABD सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलो देख लेते हैं 77 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। पहला वाला हमारा ऑप्शन पहला वाला कथन देखिए, सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने के उसको उत्सुक करके, ठीक है, सही हो जाएगा। स्रोतों के आधार पर कल्पनाशीलता, सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करके, तो हमारा ABC सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा 78 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने के लिए निम्न में से कौन सहायक बना सकता है या सहायक हो सकता है। अब देखिए कौन हो सकता है, देखिए पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, बिल्कुल सही है। आगे देख लीजिए, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सी वाला देख लीजिए हमारा क्या है कि इसे विभिन्न स्रोतों को शामिल करना तथा आधिकारिक एवं निर्वर्गीय प्रसंगों के लिए, सही हो जाएगा ये हमारा। चौथा देख लीजिए, परीक्षा पत्र सभी से परिचितों के लिए, हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो A और C से सही आंसर हो जाएगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अब देख लें 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहा गया है कि 79 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए दोस्तों। अगर देखा जाए 79 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। आगे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन कीजिए। विविधता को दर्शाने वाले कौन सा उदाहरण है, ठीक है। तो इसका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या परितोष को बांग्ला अच्छे से आती है, वहीं सुचिता को हिंदी अच्छे से बोलती है। आगे देखिए 81 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक बच्चे एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण जीरो बोमडीला नामदफा राष्ट्रीय उद्यान तवांग तथा लीसांग गांव को शामिल किया गया है। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण के लिए 2 राज्यों को इंगित करेंगे। भैया सबसे बढ़िया तरीका ना घुमाने का ना एक काम है, ये मानचित्र वाला, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के मानचित्र को दिखा करके। आगे देख लेते हैं 82 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान के समसामयिक समझ अध्यापकों को केवल सभी को करने को प्रोत्साहित करते हैं, केवल इनको छोड़कर, किसको छोड़कर हम को प्रोत्साहित करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना जिसके कि सभी बेहतर बन सकें। दूसरा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत आंसर। आगे देख लेते हैं दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है, सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना, सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहना, सिर्फ हालांकि लड़के कक्षा का चर्चा में दबदबा बनाने की प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों को एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। तो हमारे इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए 84 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक होगा। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक होगा, बताइए हमारा आंसर। तो 84 का देखिए, अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना गलत हो जाएगा। साहित्यिक स्रोतों के समालोचनात्मक विश्लेषण करना चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, और आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। और देखा जाए सभी गैर शाब्दिक स्रोतों
का निष्कासन करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी भी, इसका सी कथन भी सही हो जाएगा। लेकिन डी देखेंगे तो बाल स्रोतों के ट्राई एंगुलेशन त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना। तो हमारा बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का नंबर ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा दोस्तों। चलो देख लेते हैं आगे दोस्तों, बढ़ते हैं। हमारा देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पर। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को। तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो चारों में से देखेंगे दूसरा वाला ऑप्शन क्या लिखा गया, जो भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर व्यक्ति शक्ति दोस्तों गैर बराबर शक्ति समाजीकरण के रूप में देखकर। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होना चाहिए। क्या सही है? बिल्कुल सही है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में की निरंतरता और बदलाव हो जाए, ये भी सही हो जाएगा। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों को से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे, ये भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका ए, बी और सी दोस्तों आंसर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारा सी तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डी, हमारा डी सही हो जाएगा। तो ए बी डी ये हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमारा यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे हमारा 87 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग में स्वीकारा गया है? तो भैया किस मौलिक अधिकार में स्वीकारा गया है? जीवन के मौलिक अधिकार में स्वीकारा गया। ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। हमारा है भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे को किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। आगे देख लेते हैं लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत के होते हैं? आपके 2 सदस्य होते हैं दोस्तों। आगे देखिए सब आपको पता होगा। 2006 में नेपाल सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया? लोकतंत्र हो गया। इस समय लोकतंत्र चलता है, वहाँ पर राष्ट्रपति हैं और वहाँ पर प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? ओपी कोहली ने। चलो भैया आगे देख लेते हैं। आगे हमारा बढ़ते हैं। अब देखिए लैंग्वेज नंबर फर्स्ट पर। तो लैंग्वेज नंबर फर्स्ट हम लिए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए क्या? हिंदी। ठीक है, देखिए हिंदी लिए हैं। देख लीजिए हिंदी का एक पैसेज हमको लिखा गया, निम्नलिखित ऊपर दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न संख्या 91 से 99 तक सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का विकल्प चुनिए। लिखा गया है हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कोई बात नहीं है। ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। चलो ठीक है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। ठीक है। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है कि लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात बढ़ा दें तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बना कर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। आगे देख लीजिए कि हमारा लिखा गया है कि वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती हैं। वातावरण से वह वनस्पतियों में जाती हैं। जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में जाती है। वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड बसंत ऋतु में ग्रहण करती हैं और जब वे सर्दियों में नष्ट होने लगती हैं तब उसे छोड़ती हैं। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में
मौसम दर मौसम फर्क होता है। चलो भैया अब इसका आंसर दो। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण में तो कौन सी गैस छोड़ती हैं भैया? कार्बन डाइऑक्साइड। भाई पढ़े हो, पैसे देख लेना। आगे देख लेते हैं भैया हमारा क्या है। 92 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है भैया? 92 नंबर क्वेश्चन देखा गया है, पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के बिना क्या होना चाहिए? अस्तित्व समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक क्या होगा, मतलब आदमियों और वनस्पतियों का अस्तित्व कब समान आएगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा कहीं समान हो जाएगी। तो लिखा होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सब आपको अगर सही से पैसे पढ़े होंगे ना तभी सब आंसर कर लेंगे। वातावरण का समास वगैरह क्या होगा? वात का आवरण तत्पुरुष समास है इसमें दोस्तों। श्वास और ऑक्सीजन शब्द है, ये थोड़ा क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन होगा। तो श्वास जो है तत्सम शब्द है और ऑक्सीजन जो है कौन शब्द है? आगत शब्द है। ठीक है। लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से हमारा क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है दोस्तों? क्रिया विशेषण है। आगे देख लीजिए, गद्यांश का मुख्य विषय है क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में संतुलन। विनिमय का अर्थ है क्या? लेना देना होता है दोस्तों। आगे देख लीजिए, हम श्वास के साथ क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका पहला सही हो जाएगा। ऑक्सीजन लेते हैं भैया, सॉरी दोस्तों, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दोस्तों थोड़ा सा मोड़ा अगर कभी कभार होता है कि ऑप्शन बताते समय कन्फ्यूजन हो जाती है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। उसको हमको स्क्रीनशॉट लेकर आप भेज दीजिएगा तो हम उसका आंसर आपको दे देंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा क्या है। ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव कैसे है? मानव की तरह है दोस्तों। इसका आंसर ही हो जाएगा। आगे देखिए हमारा काव्यांश दिया गया, इसको पढ़ के आंसर देना है। लिखा गया, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों में प्रश्न संख्या 100 से 105 तक है, मतलब 6 प्रश्न है। सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। लिखा है, वह आता दो टूक करेजे के करता पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने खाने को, भूख मिटाने को। मुंह फटी पुरानी झोली फैलाता, वह दो टूक करेजे के करता पछताता, वह आता। तो देखिए इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देखिए पेट पीठ दोनों मिलकर एक हैं, दोनों मिलकर हैं एक, इसका उदाहरण क्या है भैया? उसको भूख लगी, भोजन नहीं खाएगा तो आपका भी पीठ मिलकर के एक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कलेजे के दो टूक करना, इसका मतलब हो जाएगा मन को कष्ट पहुंचाना। आगे देखिए, भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? भिखारी भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, क्योंकि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। आगे देख लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या है। लिखा गया है, मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु, ठीक है, क्या है? अनुस्वार है, अनुनासिक है, नासिक है, सिर रेखा है। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुनासिक। बोले मुंह नासिक सारा अनुनासिक हो जाएगा। आगे देख लीजिए हमारा क्या है। 104 नंबर, काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुक्त भाव क्या है? भाव हमारा हो जाएगा करुणा भाव। इसको पढ़ने पर आपको किस प्रकार से फीलिंग आ रही है? करुणा क्या फीलिंग आ रही है ना, तो करुणा भाव हो जाएगा। आगे देख लीजिए, वह आता, वह सर्वनाम किसका द्योतक है? भैया बिच्छू का द्योतक है। ठीक है। आगे देख लीजिए हमारा क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर में पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? ठीक है। तो आज देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? प्रश्नोत्तरी भाषा अंत्याक्षरी की मात्र आयोजित करना। ये हमारा आंसर नहीं, ऑप्शन नहीं समझ में आया। आगे देखिए, भाषा का बारीकी और संदर्भ बोध को सही रूप में समझना, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हमारा 107 नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। लिखा गया है, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास ही तथा उनको आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर को सीखने का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, या एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। आगे देखिए हमारा देखिए क्या है। 108 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, पढ़ने का अर्थ है समझकर पढ़ना, पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों का ज्ञान और शब्दों का ज्ञान।
तो भैया पढ़ने का अर्थ हमारा हो जाएगा क्या, वर्णमाला का ज्ञान तो होगा नहीं। देखो वाक्यों का पढ़ना नहीं होगा, शब्दों का पढ़ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा काम होता है ना, आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसके बारे में समझो तो पहले, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 109 नंबर क्वेश्चन है कि कविता कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रच गई। डैश बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। इस प्रश्न डैश क्यों संकेत करता है, क्या व्याकरणिक प्रश्न क्यों संकेत करता है। ठीक है, आगे देखा जाए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्यपुस्तक और अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त और कौन सी संसाधन दोस्तों सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। आयु के अनुरूप साहित्य, मतलब जैसे बच्चा 6 में पढ़ रहा है तो उसको 6 के अकॉर्डिंग हमारा साहित्य देंगे तो बच्चा ज़्यादा भाषा सीखेगा। आगे देखिए हमारा 111 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। गणित विज्ञान है और आदि विषयों को कक्षाओं में भी भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। पूर्णतः सत्य है दोस्तों, भैया बिल्कुल सही है। आगे देखिए 112 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर भाषा को जगह मिलनी चाहिए बच्चे, क्यों, ताकि बच्चे भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, हिंदी भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें या सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें। या ऑप्शन नंबर 4, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। चलो भैया आगे हम देख लेते हैं 113 नंबर क्वेश्चन को। लिखा गया है बच्चे भाषा को बेहतर तब बेहतर से सीखते हैं जब अनेक पाठ्यपुस्तकों भाषा का समृद्ध परिवेश हो या भाषा बोलने का समृद्ध परिवेश। का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देख लीजिए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, अवलोकन। हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आप लोग इसको कर लेंगे। आगे देखिए 115 नंबर, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है डैश प्राकृतिक भाषा में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना है। तो प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप बुनियादी दक्षता प्राप्त करना, हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलो भैया 116 नंबर देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, भाषा के विभिन्न कौशलों में को डैश के रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। तो एक के रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। विभिन्न कौशल, कई कौशल होते हैं, सु वो पहली को एक साथ पढ़ाते हैं दोस्तों। आगे देख लीजिए हमारा क्या है 49 नंबर को 117 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। तो आगमन विधि हमारा प्रभावी है दोस्तों। ठीक है, व्याकरण पढ़ाने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि हमारा आगमन विधि। आगमन विधि देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का डैश से जुड़ा है, क्या जुड़ा है, विषयों से की विचित्र भाषाओं या संपूर्ण पाठ्यचर्या की भाषा या हिंदी की विभिन्न रंगतों या विद्यार्थी संबंधी शब्दावली। हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों को। आगे देखिए त्रिभाषा फार्मूला भारत की डैश को चुनौतियां देता है और डैश को संबंधित करता है। तो भाषा स्थिति को चुनौतियां देता है और भाषा के संस्कृति को संबोधित करता है। ठीक दोस्तों, इसका हमारा हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या, भाषा स्थिति को चुनौतियां देता है और भाषा अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। आगे देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन हिंदी का है दोस्तों। लिखने की क्षमता का विकास बोलने सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, या विचार है, यह विचार हमारा पूर्णतः सत्य है। तो दोस्तों आपके ये पूरे हिंदी को भी हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है दोस्तों, अभी आपके बच्चे हैं इंग्लिश के हमारे 30 क्वेश्चन है दोस्तों। अब इस वीडियो को नहीं करेंगे दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इसके आगे हम किसी दूसरे वीडियो में या इंग्लिश और संस्कृत का दोस्तों एक छोटा सा दोनों का मिक्स करके एक अलग वीडियो बना देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। तो इसको हम 120 क्वेश्चन पर ही छोड़ देते जाते हैं। 30 क्वेश्चन हमारे से बचा है, 30 क्वेश्चन हम किसी दूसरी वीडियो में करेंगे, अलग से कर लेंगे हम लोग दोस्तों, पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो दोस्तों अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करना जरूर दोस्तों करें। ठीक है, और एक काम करें, इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। अगर पूरा वीडियो देखे हों बढ़िया से, ठीक है, PDF को डाउनलोड करके क्वेश्चन को अपने से लगाइए।
फिर इसके बाद क्वेश्चन को अपने से लगाने के बाद अगर क्वेश्चन गलत हो या फिर आंसर को मिलाइए यहाँ से, फिर मिलाने ऐसे एक दो बार करेंगे दोस्तों। जितने आप अगर सीटेट की तैयारी अच्छी करनी चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को ले लीजिए और पूरे पेपर को लगा डालिए। अगर आपको पूरे पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर के, तो आपको हमको इस नंबर पर मैसेज करना पड़ेगा। तो इस नंबर पर आप लोग हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।